आप में एक ऐसा अनुशासन होता है जिसे देखकर लोग आपको डर की नजर से देखते हैं। और आज आपको पता चलेगा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी असफल नहीं होता? कौन है जो हर दिन एक ही समय पर उठता है, एक ही काम करता है और कभी रुकता नहीं है? जहां बाकी सब लोग तीसरे हफ्ते तक हार मान लेते हैं, वहीं वे लगे रहते हैं। जब बाकी सब लोग बहाने बनाते हैं, तब वे उपस्थित होते हैं। और आपको पता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? यार, ये तो सामान्य बात नहीं है। जापान में ज़ेन भिक्षुओं द्वारा बनाई गई एक प्राचीन प्रणाली है जो ठीक इसी तरह की भयावह निरंतरता उत्पन्न करती है। वे इसे गुजी कहते हैं, वो प्रथा जो स्वयं को ही कायम रखती है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो आप फिर कभी कोई लक्ष्य नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये प्रणाली सबके लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपने उस हिस्से को खत्म करना होगा जिसके अस्तित्व के बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें और उस आदत के बारे में कमेंट करें जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनाना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और ये पता चलता है कि आप वास्तव में बदलाव लाने में रुचि रखते हैं। चलदर अध्याय 1, जागृति। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो राफेल नाम के एक प्रोग्रामर के साथ घटी थी। वो एक होशियार व्यक्ति था, उसका करियर सफल रहा, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। वो किसी भी आदत को 2 सप्ताह से अधिक समय तक कायम नहीं रख पाता था। जिम, वो 2 महीने बाद रुक जाएगा। ध्यान, 1 सप्ताह और बस इतना ही। पढ़ना, वो एक किताब खरीदता, 3 पन्ने पढ़ता और फिर उसे दराज में भूल जाता। पैटर्न हमेशा एक जैसा ही था। सोमवार, पूरी तरह से प्रेरित। बुधवार, पहली मानसिक बातचीत। शुक्रवार, पूर्ण आत्मसमर्पण। रविवार को अगले सप्ताह के बारे में वादे। राफेल ने हर संभव प्रयास किया। आदतें ट्रैक करने वाले ऐप्स, पुरस्कार, जवाबदेही साझेदार, कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है। जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि ज़ेन भिक्षु बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 800 वर्षों तक ध्यान क्यों कर सकते हैं। और नहीं, ये इच्छा शक्ति नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गंभीर और भयावह मामला है। अध्याय 2, भिक्षुओं का रहस्य। ज़ेन मंदिरों में एक नियम है जो देखने में सरल लगता है, लेकिन सब कुछ बदल देता है। गियोजी, इसका शाब्दिक अनुवाद है बिना किसी अंतराल के निरंतर अभ्यास। बिना अंतराल के। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि सन 1200 ईस्वी से लेकर आज तक हर दिन सुबह 3:30 इहाई मंदिर में घंटी बजती है। और सन 1200 ईस्वी से हर दिन भिक्षु जागते हैं। सुबह 3:25 नहीं, 3:35 नहीं, ठीक 3:30। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस मंदिर में क्या कभी नहीं होता? कोई भी साधु बिस्तर पर लेटे लेटे ये नहीं सोचता कि आज मैं कूद जाऊंगा। ये सवाल उनके दिमाग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसा समझते हैं जो आप अभी तक नहीं समझते हैं। आपका मस्तिष्क हर प्रतिबद्धता को 2 श्रेणियों में बांटता है, जिसे बदला जा सकता है या जिसे बदला नहीं जा सकता। जिन प्रतिबद्धताओं को पलटा जा सकता है, वे मानसिक बातचीत बन जाती हैं। अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताएं बस हो जाती हैं। जब कोई भिक्षु पूरे समुदाय के सामने प्रतिज्ञा लेता है, तो वो कोई वादा नहीं कर रहा होता है। वो अपनी पहचान बदल रहा है। वो ध्यान करने की कोशिश करने का वादा नहीं कर रहा है। वो स्वयं को ध्यान करने वाला घोषित कर रहा है। समुदाय इसका साक्षी होता है। पहचान बदल जाती है। बातचीत समाप्त होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक तंत्रिका वैज्ञानिक जो 15 वर्षों से आदतों का अध्ययन कर रहे हैं, ने एक क्रांतिकारी खोज की है। जब आप किसी व्यवहार को सार्वजनिक करते हैं, तो आपका आदिम मस्तिष्क असफलता को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हमारे पूर्वज, जिन्होंने कबीले में अपना दर्जा खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई। आपका दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है। राफेल ने बिल्कुल यही किया।
उन्होंने निजी वादे करना बंद कर दिया और सार्वजनिक घोषणाएं करना शुरू कर दिया। उन्होंने कागज पर लिखा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे 20 मिनट ध्यान करता है। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने सबको बता दिया। उसकी प्रेमिका ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो। उनके सहकर्मियों ने कहा, यार, तुम कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो। उत्तम। वो जिन लोगों एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मूलभूत बदलाव आ चुका था। 3 दिन बाद हार जाने की खबर ऑनलाइन पोस्ट करने का ख्याल ही असहनीय था। उसे अपनी प्रेमिका के सामने देखकर यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने फिर से हार मान ली है। सार्वजनिक घोषणा ने हार मानने को जारी रखने से कहीं अधिक दर्दनाक बना दिया था। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। अध्याय 3, आंतरिक युद्ध। इन सभी सामाजिक दबावों के बावजूद रफाएल हर दिन युद्ध लड़ रहा था। उसके शरीर को उसकी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। जब वो थक जाता था तो सोना चाहता था। सार्वजनिक घोषणा ने मानसिक बातचीत को समाप्त कर दिया, लेकिन वो फिर भी हर सुबह जैविक संघर्ष से जूझता रहा। तभी उन्हें भिक्षु का दूसरा सिद्धांत, यानी काम के घंटों में कोई समझौता न होने का नियम पता चला। हर दिन आप उसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मैं ये कब करूंगा? अभी या नाश्ते के बाद? सुबह या रात में? क्या इस फैसले से आपके दिमाग में ग्लूकोज की वो मात्रा खर्च हो जाती है जिसका इस्तेमाल वास्तविक अभ्यास के लिए किया जाना चाहिए? आप गाड़ी चलाने के बजाय ये तय करने में अपना ईंधन बर्बाद कर रहे हैं कि कब गाड़ी चलानी है। रफेल ने सुबह 5 बजे का समय चुना। इसलिए नहीं कि वो सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था जिसे सूर्योदय देखना पसंद था। उसने सुबह 5 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि उस समय पूरी दुनिया सो रही थी। कोई संदेश नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई बहाना नहीं। उस समय का उद्देश्य अनुकूलन करना नहीं था, यह एलिमिनेशन के बारे में था। इसे बाद में करने के सभी संभावित कारणों को खत्म करना। पहला हफ्ता तो नरक जैसा था। आपका शरीर हर सुबह इससे लड़ता था। यह सामान्य बात है। आपका शरीर एक मशीन है जो पैटर्न के साथ काम करती है और आप इसे एक नया पैटर्न बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह प्रतिरोध करता है। दूसरे सप्ताह में कुछ बदल गया। वो अलार्म बजने से 2 मिनट पहले उठने लगा। उसका शरीर अब उसका इंतजार कर रही स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर चुका था। 14 तारीख को अलार्म बजा और होश में आने से पहले ही उसके पैर जमीन पर पड़ गए। कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस गति, निश्चित कार्य। समय के बारे में ज्यादातर लोग यही नहीं समझते हैं। ये सही समय सारणी खोजने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है समय को एक चर के रूप में हटाना। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर कोई काम करते हैं तो आप अपने दिमाग से हर बार एक नया निर्णय लेने के लिए कह रहे होते हैं। जब कार्यक्रम तय हो जाता है तो आपका दिमाग किसी स्थिर चीज से बहस नहीं कर सकता। लेकिन रफेल को एक नई समस्या का पता चला। उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन उस दौरान वे जो कुछ भी करते थे उसमें लगातार बदलाव करते रहते थे। कुछ सुबहों को ध्यान करना उचित लगता था। बाकी दिनों में वो पढ़ता था, कभी-कभी कुछ पुशअप्स भी कर लेता था। उसके दिमाग को बातचीत का एक नया बिंदु मिल गया था। कब के बारे में बहस करने के बजाय उसने क्या के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे के 20 मिनट तो नियमित हो गए, लेकिन अभ्यास अपने आप में अव्यवस्थित था। निर्धारित कार्यक्रम ने आधी समस्या तो हल कर दी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी मोलभाव करने के लिए खामियां ढूंढ रहा था। उसने कब को तो हटा दिया था, लेकिन क्या को नहीं। और यहीं पर डोगन की रूपों पर आधारित शिक्षा विवादास्पद हो गई, क्योंकि इसमें आपको हर दिन बिल्कुल वही काम तब तक करना होता है जब तक कि आपका मन पूरी तरह से आत्मसमर्पण न कर दे। अध्याय 4, एक ही रास्ता। आपको लगता है कि विविधता चीजों को रोचक बनाए रखती है, लेकिन वास्तव में
विविधता ही वो जगह है जहां निरंतरता खत्म हो जाती है। जब भी आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को सूक्ष्म निर्णय लेने पड़ते हैं। आज मुझे पुशअप्स करने चाहिए या बर्पीज? मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मुझे कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए? हर छोटा फैसला एक दरार की तरह होता है, जहां से आपकी पुरानी आदतें फिर से उभर आती हैं। रफेल ने हर चीज को पूरी तरह से बंद कर दिया। 20 पुशअप्स, 10 मिनट का ध्यान, 10 मिनट की पढ़ाई। वही क्रम, वही टाइमर, वही काम। उनकी व्यक्तिगत अंगो अवधि, 90 दिनों की एक समान अभ्यास अवधि। उसके दोस्त उसे रोबोट जैसा कहते थे। उसकी प्रेमिका ने कहा कि वो उसे परेशान करने लगा था। उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि परेशान करना ही असल मकसद था। तीसरे सप्ताह में उसका मन युद्ध की स्थिति में चला गया। हर सुबह ये विविधता के लिए तरसता था। ये बेवकूफी है। आप रोबोट नहीं हैं। चीजों को बदलते रहो, वरना तुम थक जाओगे। चौथे सप्ताह में कुछ टूट गया। उनकी अनुशासनशीलता नहीं, बल्कि उनका लचीलापन। बातचीत की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। छठे सप्ताह तक उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसने पुशअप्स शुरू कर दिए हैं, और वो आधे से अधिक पुशअप्स कर चुका था। ये प्रथा अपने आप ही चलती रही। निरंतरता के बारे में लोग यही बात नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छा शक्ति हमेशा बनी रहेगी। ये तब तक दोहराने के बारे में है जब तक कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता न रह जाए। आपका शरीर क्रम को उसी तरह सीखता है जैसे एक नर्तक नृत्य की धुन सीखता है। MIT के एक शोधकर्ता, जिन्होंने 12 वर्षों तक व्यवहारों के स्वचालन का अध्ययन किया है, बताते हैं, जब आप लगभग 66 दिनों तक एक ही संदर्भ में किसी क्रिया को दोहराते हैं, तो मस्तिष्क का बेसिल गैंग्लिया नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। व्यवहार स्वचालित हो जाता है। आप अब इसे करने का निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, आप बस इसे कर रहे होते हैं। 35 तारीख को रफेल को फ्लू हो गया। 40 तारीख को वो काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। यहीं पर पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है। बीमारी की छुट्टी, आराम की छुट्टी, यात्रा, अपवाद। यहीं पर आपने पहले हार मान ली थी। यहीं पर हर कोई हार मान लेता है, क्योंकि उत्तम अभ्यास के लिए उत्तम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और उत्तम परिस्थितियां मौजूद नहीं होती। लेकिन डोगेन ने अंतराल के बारे में कुछ ऐसा समझा जिससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने लिखा कि अभ्यास बिना किसी अंतराल के लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि उस अंतराल में आपके सभी पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। जब सब कुछ गलत हो राइज हो, तब रफेल को जिस चीज ने बचाया वो ये समझना था कि अभ्यास से पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें निरंतरता आवश्यक है। अध्याय 5, बिना अंतराल के अभ्यास करें। सब कुछ या कुछ नहीं के झूठ ने आलस्य से कहीं अधिक निरंतरता को नष्ट कर दिया है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं पूरे 20 मिनट तक नहीं कर सकता तो कुछ भी क्यों करूं? अगर मैं परफेक्ट पुशअप्स नहीं कर सकता तो कल तक इंतजार करूंगा। इस तरह की सोच से कमियां पैदा होती हैं, और इन्हीं अंतरालों में आपका पुराना स्वरूप फिर से उभर आता है। किसी भी कुलीन एथलीट को देखिए, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसे लोग गलत समझते हैं। उनके पास आराम के दिन होते हैं, लेकिन वे आराम के दिन भी प्रगति का हिस्सा होते हैं। वे जानबूझकर रणनीतिक और योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं। वे कभी भी आलस के कारण या प्रशिक्षण न चाहने के कारण ऐसा नहीं करते। एक दिन का आराम उन्हें कल और अधिक मेहनत से प्रशिक्षण करने का मौका देगा। ये अभी भी लक्ष्य की ओर एक कदम है, लेकिन जब आप थकान के कारण व्यायाम करना छोड़ देते हैं, तो वो आराम नहीं है। ये एक पीछे हटने की प्रक्रिया है। नदी कभी बहना बंद नहीं करती। सूखे के दौरान पानी का बहाव भले ही कम हो जाए, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है। जिस क्षण ये रुकती है, ये नदी नहीं रह जाती। ये उस स्थान की स्मृति है जहां कभी पानी हुआ करता था।
आपकी पद्धति भी वैसी ही है। जिस क्षण आप अंतराल पैदा करते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो पहले अभ्यास करते थे। 40वें दिन यात्रा का दिन आ गया। सुबह 4 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे। पूरे दिन बैठकें चलती रहीं। होटल में जिम नहीं है। राफेल ने एयरपोर्ट के बाथरूम में पुशअप्स किए। लोग उसे ऐसे देखते थे मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। महान। उन्होंने ऊबर में ध्यान किया। उन्होंने विमान में पढ़ाई की। कुछ भी परिपूर्ण नहीं था। सब कुछ उसी लक्ष्य की ओर गति बनाए रखता है जिसकी घोषणा उन्होंने 90 दिन पहले की थी। ये गुयोजी है। ये प्रक्रिया अपने आप जारी रहती है। तभी लोगों ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। सहकर्मियों ने कहा कि वो अलग लग रहा था। दोस्तों का कहना था कि वो जुनूनी होता जा रहा था। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि उसका अनुशासन स्वस्थ नहीं था। सामान्य लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। सामान्य लोगों को सामान्य परिणाम मिलते हैं। आप सामान्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अटूट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी बात है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। अप्रत्याशित बाधाएं, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन चीजों के अस्तित्व के बारे में आपको पता ही नहीं होता, उनके लिए आप योजना नहीं बना सकते। अध्याय 6। पूर्व समाधान। आपका बच्चा बीमार हो जाता है। जिम जाते समय आपकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। आपका बॉस आपको देर तक रोक कर रखता है। ये निरंतरता को बाधित करने वाले कारक हैं, क्योंकि आपने पहले से ये तय नहीं किया है कि इनसे कैसे निपटना है। जब भी कोई अप्रत्याशित बाधा सामने आती है तो आपको तनाव में रहते हुए निर्णय लेना पड़ता है। अराजकता के उस क्षण में लिया गया वो निर्णय ही वो बिंदु होगा जहां आप हर बार सबसे आसान रास्ता चुनेंगे। बाधा इसलिए जीत जाती है क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की थी। ज़ेन मठ सदियों से बिना एक भी दिन अभ्यास छोड़े संचालित होते रहे हैं। भूकंप, युद्ध, अकाल, ये प्रथा जारी है। कैसे? जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं तब वे निर्णय नहीं लेते हैं। उत्तर पहले से ही मौजूद है। जब ध्यान कक्ष में बाढ़ आ जाती है तो वे भोजन कक्ष में चले जाते हैं। जब भोजन कक्ष में आग लग जाती है तो वे आंगन में बैठ जाते हैं। न कोई बैठक है, न कोई चर्चा है, न कोई बातचीत है। घंटी बजती है। प्रतिक्रिया स्वचालित है। राफेल ने अपनी निरंतरता को भंग करने वाली हर बाधा को लिख लिया और उनमें से प्रत्येक का पहले से ही समाधान कर लिया। बारिश के लिए योजना बनाएं। गैराज में पुशअप्स। मेहमान घर पर ही रहेंगे। बाथरूम में चुपचाप व्यायाम करना। हैंगओवर, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो 2 पुशअप्स, 1 मिनट का ध्यान, 1 पृष्ठ पढ़ना। प्रत्येक परिदृश्य की पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया थी। जब X घटित होता है तो मैं Y करता हूं। कोई सोच विचार नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस क्रियान्वयन। इसकी शक्ति केवल क्रम को बनाए रखने में ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप निर्णय लेने में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दें। आपका दिमाग जानता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, अभ्यास जारी रहेगा। ये निश्चितता आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को बदल देती है। येल विश्वविद्यालय के एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जो 20 वर्षों से निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, ने पाया कि जब आप अपने कार्यों को पहले से तय कर लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण क्षण में निर्णय लेने की थकान को दूर कर देते हैं। आपकी इच्छा शक्ति के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने के बजाय उसे क्रियान्वित करने के लिए बरकरार रहता है। दिन 70। राफेल का अभ्यास पूरी तरह से स्वचालित हो गया था। कभी कभी वो जागने पर यह भी याद नहीं कर पाता था कि उसने पुशअप्स किए थे। उसका शरीर एक प्रोग्राम की हुई मशीन की तरह क्रम से गुजरता रहा। उसकी प्रेमिका की मां 1 सप्ताह के लिए उससे मिलने आई थी। उसने सुबह 5 बजे बाथरूम में पुशअप्स किए। अभ्यास जारी रहा क्योंकि उत्तर पहले से ही लिखे हुए थे। 90वें दिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत अंगों पूरा किया। लगातार 3 महीने का अभ्यास। लेकिन इससे भी कहीं अधिक गंभीर घटना घटी थी। वो अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था।
उसके दोस्तों ने उससे साफ साफ कहा, तुम्हारी निरंतरता वाकई डरावनी है। उनका जवाब एकदम सही था। महान। अध्याय 7। रूपांतरण। क्योंकि जब आपका अनुशासन दूसरों को असहज कर देता है तो आप अंततः सही स्तर पर काम कर रहे होते हैं। आपका अस्तित्व ये साबित करता है कि वे जिन चीजों को असंभव कहते हैं वे वास्तव में केवल असुविधाजनक होती हैं। इसीलिए वे आपको जुनूनी कहेंगे। इसीलिए वे कहेंगे कि आपको संतुलन की जरूरत है। उन्हें आपकी धीमी गति की आवश्यकता है ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें स्थिर खड़े रहने के बारे में। लेकिन आप ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने रहस्य का पता लगा लिया है। निरंतरता का मतलब हर दिन कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति बनना जो इसे किसी और तरीके से कर ही ना सके। जब आप गोजी प्रणाली, सार्वजनिक घोषणा, निश्चित समय सारणी, निर्बाध अभ्यास पद्धति और पूर्व निर्धारित उत्तरों को लागू करते हैं, आप सिर्फ आदतें ही नहीं बना रहे हैं बल्कि अपनी पहचान को भी नया आकार दे रहे हैं। आप प्रयास करने वाले व्यक्ति होना छोड़ देते हैं और ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो बस हैं। और जब ऐसा होगा, जब वो परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तो लोग आपकी ओर देखेंगे और सोचेंगे, वो ऐसा कैसे करता है? और इसका जवाब सरल होगा, वो ऐसा नहीं करता, वो है। सवाल यह है कि क्या आप इस स्तर के परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये अनुशासन के बारे में नहीं है, ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में है। आपके असंगत व्यक्तित्व की मृत्यु, आपके अटूट व्यक्तित्व का जन्म। गोजी प्रणाली आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगी। इससे आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। कुछ लोग उसे देखकर सोचेंगे कि यह सामान्य बात नहीं है। और जब आप ये शब्द सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे। अगर इस वीडियो ने अनुशासन और निरंतरता के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे कंटेंट को मिस न करें जो आपको बदल देगा। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी सार्वजनिक घोषणा क्या होगी। आप गोजी प्रणाली का उपयोग करके कौन सी आदत अपनाएंगे? याद रखें, वो निरंतरता जो दूसरों को डराती है वही एकमात्र ऐसी निरंतरता है जो वास्तव में मायने रखती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।